नमस्कार दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हमारी सीरीज चल रही है। उसी श्रेणी में ये 5वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल लैंग्वेज प्रॉब्लम को कवर करेंगे। पेपर 1 मेंस के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की स्थापना हुई लैंग्वेज के आधार पर, एक लैंग्वेज एक देश। उदाहरण के तौर पर जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज। तो फिर इंडिया की लैंग्वेज कौन सी होगी अगर देश बनाना हो? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ये प्रॉब्लम आई थी। इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आज़ादी से पहले कांग्रेस का ये स्टैंड था कि हम विश्वास रखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में, ताकि जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, अपने अपने कल्चर को सहेज कर रख सके, अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सकें। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जरूरत महसूस हुई प्रशासन को चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। और महात्मा गांधी हमेशा इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि अगर हमारे कल्चर को हमें प्रमोट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, इंग्लिश लैंग्वेजेस के बहुत सारे फायदे थे। इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनेशनल ट्रेड होता था, जो डिप्लोमेसी सारी की सारी वर्क करती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में करती थी। लिटरेचर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, काफ़ी प्रोस्पर्स लैंग्वेज थी इंग्लिश। लेकिन हमारी कोई भी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रोस्पर्स नहीं थी। तो फिर ये डिबेट उठी। दो लैंग्वेजेस के ऑप्शन हमारे सामने थे, एक हिंदुस्तानी, एक हिंदी। हिंदी थी उस समय थोड़ी नई लैंग्वेज थी, हिंदुस्तानी एक्सेप्टेड थी। जैसे थोड़ा हिंदुस्तानी का इतिहास बताऊं तो ये एक मिश्रण होता है उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज का। उसके बाद में हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी सिंपल थी, सिंपल वर्ड्स थे, ग्रामर भी सिंपल थी, एक्सेप्टेड थी नॉन हिंदी लीडर्स के द्वारा भी और इवन मुस्लिम्स के द्वारा भी। और इसके अलावा इवन पास्ट में आज़ादी से पहले 1925 में कांग्रेस ने अपने संविधान में फेरबदल किया था और कहा था कि हिंदुस्तानी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। उसके बाद में 1928 में भी जब नेहरू की कमेटी रिपोर्ट आई थी तब भी ऐसा कहा गया जो हिंदुस्तानी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, दोनों लिपीज में, देवनागरी लिपि में भी और उर्दू लिपि में भी। लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगी, ऐसा कहा गया था 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट में। जब हिंदुस्तानी के पक्ष में इतने सारे पॉइंट्स हैं तो फिर आखिरकार हिंदुस्तानी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखिए, कम्युनलाइजेशन स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी क्योंकि उर्दू जो है वो मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, इस प्रकार के बयान दिए गए पाकिस्तान के द्वारा में। तो हमारे देश में भी विरोध स्टार्ट हो गया उर्दू का। हिंदुस्तानी में क्योंकि उर्दू वर्ड्स होते थे इसलिए हिंदुस्तानी का भी विरोध होना स्टार्ट हो गया। समझ गए? पहले हिंदुस्तानी सबके द्वारा एक्सेप्टेड थी, इवन नॉन हिंदी लीडर्स के द्वारा में, हिंदू मुस्लिम सबके द्वारा में। लेकिन जब कम्युनलाइजेशन हो गया, पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज एक्सेप्ट कर ली, तो हमारी तरफ से भी जो कटर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके द्वारा मांग उठने लगी कि हम हिंदुस्तानी को नहीं अपनाएंगे क्योंकि हिंदुस्तानी के अंदर में उर्दू है और उर्दू पसंद की जाती है मुस्लिम्स के द्वारा। तो इसी वजह से हिंदुस्तानी को नहीं एक्सेप्ट किया गया था। और सबसे मुखर जो आवाज उठी वो दिखी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो कांग्रेस में थे, राइट विंग के नेता थे। ये नेहरू को हटा के कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। हिंदी के पक्ष में कौन कौन सी बातें जाती थी? हिंदी के पक्ष में दो आर्ग्यूमेंट्स मेनली जाते थे। भले ही ये 50% से ज़्यादा जनसंख्या द्वारा ना बोली जाती हो, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी इंडिया के अंदर में। और जो बड़े सिटीज़ थे, सारे बड़े सिटीज़ जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ के लोग हिंदी समझते थे। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स जो जाते थे वो हिंदी के पक्ष में जाते थे। हिंदी के अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स जाते थे क्योंकि हिंदी जो थी वो काफ़ी प्रोस्पर्स लैंग्वेज नहीं थी, लिटरेचर नहीं था हिंदी के अंदर में, ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। इवन नॉन हिंदी लीडर्स को, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनको ये लगता था अगर हिंदी को प्रमोट करेंगे तो जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे और साउथ इंडियन लोग पीछे रह जाएंगे देश के रिप्रेजेंटेशन के अंदर में, जॉब्स में, बाकी सब चीज़ों में। तो एक ये 2-3 आर्ग्यूमेंट्स जाते थे हिंदी के विरोध में। तो इन परिस्थितियों में संविधान पारित हुआ। आर्टिकल नंबर 343 पार्ट 17 क्या कहता है? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी देवनागरी लिपि में। लेकिन इसके साथ साथ 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फेज वाइज मैनर में हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। 15 सालों तक इंग्लिश रहेगी, बाद में इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, हट जाएगी। क्योंकि देखिए, जो हिंदी लीडर्स थे साउथ इंडिया से या फिर ईस्टर्न इंडिया से, उनका विरोध था। वो एक बात पे तो सहमत थे कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन उनकी ये डिमांड थी कि हमको टाइम चाहिए एसिमुलेट करने के लिए, हिंदी सीखने के लिए। तो उन्होंने टाइम मांगा, इसीलिए 15 साल तक सरकार ने प्रावधान रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि कॉन्स्टिट्यूशन में 15 सालों तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ताकि नॉन हिंदी लीडर्स को, नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते हैं, उनको टाइम मिल सके।
तो यहां तक तो सब सही चल रहा था, फिर प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो गई? आखिरकार इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों जारी रखा गया? प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 1957 के आसपास से। जो लोग हिंदी को सपोर्ट करते थे उन्होंने ही हिंदी के काज को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया जो संविधान में लिखा गया है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा और इंग्लिश को हटा दिया जाएगा, उस चीज को आप अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो इससे तो जो नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते थे उनके मन में और भी डर बैठ गया। उनका कहना था कि ऐसे तो नॉर्थ इंडियंस जो हैं जिनकी हिंदी लैंग्वेज है वो डोमिनेट करेंगे हमारे ऊपर ही। तो ये दो पार्टीज थी मेनली, एक जनसंघ, आपको पता ही होगा जनसंघ जो निकली है, और बीजेपी जो निकली है वो जनसंघ से निकली है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी की पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इन दोनों पार्टीज ने हिंदी के काज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन अनइंटेंशनली बहुत नुकसान भी पहुंचा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1956 के बाद में एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आया। देखिए ये बात हो रही है 1956-57 के आसपास की। हिंदी लैंग्वेज अभी भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लिटरेचर नहीं है बहुत ज्यादा हिंदी में अभी भी, लेकिन विरोध है वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है हिंदी के खिलाफ में। तो इन परिस्थितियों में कमीशन आया 1956 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदी को अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए और इंग्लिश को रिप्लेस कर देना चाहिए। इसका तो विरोध होना स्टार्ट हो गया। तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, यहां से ऑफिशियल्स ने अपने इस्तीफे भेज दिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया कि 1960 से ही हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जारी रहेगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हिंदी को क्वालिफाई भी किया जाए। तो आज हम हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर देते हैं, देखिए कितना गहरा इतिहास छुपा है इसके पीछे में। तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। नेहरू ने स्टेटमेंट्स दी उस समय, जो नॉन हिंदी रीजन से जो लोग आते थे उनके जो कंसर्न्स थे उनको अपीज करने के लिए कहा नेहरू ने कि हम किसी पे भी हिंदी को इंपोज नहीं करेंगे। तो 1963 के अंदर में नेहरू ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। उस एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, हिंदी के अगेंस्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया। और ये जो पहले बात की गई थी संविधान में कि 1965 से हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और उसके बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती थी उनको हटा दिया गया। इसके अलावा नेहरू ने उस एक्ट में यह भी कहा कि इंग्लिश में कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी। समझ गए? यानी जो एंटी हिंदी जो लोग थे उसके लिए नेहरू ने स्पेशल ये बात लिखी थी, इंग्लिश में कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम हिंदी। लेकिन यहां पे मे शब्द पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जो एंटी हिंदी लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो सरकार मे कह रही है, मे का मतलब हां भी और ना भी, सरकार ने स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर से विरोध होना स्टार्ट हो गया, राइट्स होने स्टार्ट हो गए। फिर बाद में नेहरू की मौत हो गई, 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा कहा जाता है लाल बहादुर जो शास्त्री थे वो एंटी हिंदी लोग जो थे उस समय में उनके कंसर्न्स को जायज नहीं ठहरा रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्कुलर्स थे वो हिंदी में जारी करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देना हिंदी के अंदर में। इवन यह भी कहा गया कि जो यूपीएससी के जो एग्जाम होंगे वो हिंदी मीडियम में भी होंगे। तो इस तरह के स्टेप्स उठाए गए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो हिंदी का जो विरोध था वो कम होने के बजाय और ज्यादा मुखर हो गया। अब तो एंटी हिंदी लोगों ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि कोई टाइम लिमिट जो है संविधान के अंदर में, जैसे पहले टाइम लिमिट थी कि 1965 तक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो एंटी हिंदी लोगों ने कहा कि इस टाइम लिमिट जो है इसको हटा ही दिया जाए और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। बाद में कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर में। और इस चीज के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ और क्लियर तौर पे ये बात कहो, ना कि मे जो वर्ड्स है उनका यूज करो, क्योंकि मे जो शब्द है उस समय में काफी एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा था, काफी संदिग्ध वर्ड था मे। तो एंटी हिंदी लोगों का था कि आप क्लैरिटी लाइए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पास कीजिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, उस समय देखिए सबसे ज्यादा जो विरोध था वो तमिलनाडु की तरफ से था, डीएमके पार्टी की तरफ से था। आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम में आपने ये पढ़ा होगा, जस्टिस पार्टी थी, पेरियार जिसके अध्यक्ष थे, काफी विरोध उन्होंने किया था, एंटी ब्राह्मणिज्म की मूवमेंट भी उन्होंने चलाई थी। तो वो उनकी जो पॉलिसीज की एसेंस थी, आइडियोलॉजी की जो एसेंस थी वो एंटी नॉर्थ इंडियन थी। तो उन्होंने कोशिश भी की थी आज़ादी के बाद में साउथ इंडिया के रूप में एक अलग से देश बनाया जा सके, 4 स्टेट्स को एक साथ ले जाने की उन्होंने बात कही थी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में जो बाकी 3 स्टेट्स थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया था तमिलनाडु का। उस समय में द्रविड़िस्तान बनाने की उनकी सोच थी। फिर 1965 आ जाता है। 1965 में आपको पता ही है क्या हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो सारा देश उस मुश्किल की घड़ियों में यूनिफाई हो गया था। तो पूरी अटेंशन जो थी, इवन तमिलनाडु के लोगों ने भी इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी देश का भरपूर साथ दिया था।
तो जो विरोध था पहले बहुत ज्यादा, वो विरोध कम हो गया था। फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी 1966 में, और इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने उस समय तमिलनाडु में विजिट किया, और जो भी कंसर्न्स थे इनके, काफी सारे डेथ्स हुई थी, राइट्स हुए थे, एंटी हिंदी राइट्स, तो वहां पे इंदिरा गांधी गई थी, तो उनके जो कंसर्न्स थे कुछ कम हुए थे। फिर एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया 1967 में, और उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जनसंघ ने भी विरोध नहीं किया, और संयुक्त सोशलिस्ट जो पार्टी थी, राम मनोहर लोहिया साहब की जो पार्टी थी, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। क्या था इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में? इसमें साफ तौर पे कहा गया कि इंग्लिश जो होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी के साथ साथ, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। यूपीएससी के एग्जाम ना सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होंगे बल्कि दूसरे मीडियम्स में भी होंगे। और तीसरी बात यह कही गई, 2 प्रोविजन रखे गए, देखिए यहां पे। एक जो हमारे नॉन हिंदी एरियाज के लिए, नॉन हिंदी एरियाज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहता है कि 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश, और जो भी आपकी मदर टंग हो। जैसे उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, तमिल, इंग्लिश और हिंदी। और जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं उत्तर भारत के, जैसे मध्य प्रदेश, वहां पे भी 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, एक हिंदी, एक इंग्लिश, और तीसरी कोई भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो पंजाबी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई भी हो सकती है। तो ये था 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला। उसके बाद में शांति स्थापित हो सकी थी, उसके बाद में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आई नहीं 1967 के बाद में। लेकिन हाल फिलहाल में काफी बार रह रहकर हिंदी का विरोध होता रहता है। अभी भी हमने देखा कि कर्नाटका में किस प्रकार से मेट्रो के ऊपर में हिंदी नाम को मिटाया गया था। और ये तो सारी होती है राजनीति। अभी इमोशंस का यूज किया जाता है इलेक्शन से पहले, लेकिन एज सच जो प्रॉब्लम्स पहले थी हिंदी को लेके, जो काफी ज्यादा राइट्स हुए थे, उस तरह की प्रॉब्लम्स आज के समय में नहीं होती। तो ये था पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू। तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो आपके पास में बहुत सारी डिटेल्स है, आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। किस प्रकार से पूरी क्रोनोलॉजी हमने डिस्कस करी, किस प्रकार से सभी इवेंट्स हुए और आखिरकार में सॉल्यूशन निकला क्या। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ट्राइबल इंटीग्रेट कैसे हुए इंडिया के अंदर में, वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।